हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड में हिंदी वर्णमाला एक परिचय टाइटल है, एक फ्लो चार्ट है जिसमें वर्णमाला 52 को स्वर 11 और व्यंजन 33 में बांटा गया है। और बैकग्राउंड में अ, क, च जैसे अक्षर भी बिखरे हुए दिख रहे हैं। हाँ, राइट। तो वर्णमाला का मतलब है वर्णों की व्यवस्थित माला। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसके प्रमुख विभाजन स्वर और व्यंजन है। ओके। कुल अक्षर 52 है, लेकिन मूल वर्ण 44 है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्लाइड के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में कुल अक्षर 52 और मूल वर्ण 44 के बीच अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो चलो चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? ऑप्शन ए 33, बी 44, सी 52 या डी 11। इसका आंसर सी होगा, 52। एकदम सही। दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ए शब्द, बी वर्ण, सी वाक्य या डी स्वर। ऑप्शन बी वर्ण। बिल्कुल करेक्ट। तो कुल 52 और मूल 44 का अंतर बस याद रखना है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का टाइटल है स्वर, परिभाषा और विशेषता। दाईं तरफ एक मुंह की इमेज है जिससे साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगे बाहर निकल रही हैं। हाँ, साफ दिखे। तो स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अच्छा, एकदम फ्री। राइट। स्वरों की मूल संख्या 11 है। उदाहरण के लिए अ, ई, उ। अपवाद यह है कि अंग और आह, जिन्हें अयोगवाह कहते हैं, उनको हटाकर ही 11 गिने जाते हैं। स्वरों को बोलने के लिए क्या किसी और वर्ण की मदद चाहिए? स्लाइड में स्पष्ट लिखा है कि उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। स्वर पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। उच्चारण के समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर आती है। ये परिभाषा वाले सवालों के लिए बहुत जरूरी है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए व्यंजन, बी अयोगवाह, सी स्वर या डी अंतस्थ। ऑप्शन सी स्वर। सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ए 13, बी 10, सी 11 या डी 12। इसका आंसर सी है, 11। एकदम सही। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं और इनकी गिनती 11 है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इसका टाइटल है स्वरों के प्रकार उच्चारण के आधार पर, और दाईं तरफ 3 तरह के साउंड वेव्स का ग्राफ है। हाँ, एक सबसे छोटी ह्रस्व, उससे बड़ी दीर्घ और सबसे लंबी प्लुत के साथ ओम लिखा है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो ह्रस्व स्वर छोटे होते हैं, यानी कम समय लेते हैं, जैसे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर बड़े होते हैं, ये अधिक समय लेते हैं, जैसे आ, ई, उ। और प्लुत स्वर में सबसे अधिक समय लगता है, यानी इसमें लंबा खिंचाव होता है। राइट। प्लुत का प्रयोग अक्सर पुकारने या मंत्रोच्चार में होता है। प्लुत स्वर का कोई उदाहरण क्या है? स्लाइड के अनुसार प्लुत का उदाहरण ओम है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। प्लुत स्वर का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण ओम है, जहां ओ की ध्वनि को सामान्य से 3 गुना अधिक लंबा खींचा जाता है। अब क्वेश्चन बताओ, आ किस प्रकार का स्वर है? ए ह्रस्व, बी प्लुत, सी दीर्घ या डी संयुक्त। ऑप्शन सी दीर्घ। सही। दूसरा, ओम किस स्वर का उदाहरण है? ए ह्रस्व, बी प्लुत, सी दीर्घ या डी संयुक्त। बी प्लुत। करेक्ट। तो उच्चारण के समय के आधार पे ये तीनों प्रकार याद रखने हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। टाइटल है संयुक्त स्वर। यहाँ विजुअल में 2 जिक्सॉ पजल के टुकड़े जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अ और ई मिलकर ए बना रहे हैं। अच्छा, तो ये जुड़कर बनते हैं? हाँ, ये 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बने स्वर हैं। इनकी कुल संख्या 4 है, ए, ओ, औ। ओके। इसका निर्माण सूत्र है नंबर 1, अ और ई मिलकर बनाते हैं ए।
नंबर 2, अ और उ मिलकर बनाते हैं ओ। संयुक्त स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? स्लाइड में दिया है कि इनकी कुल संख्या 4 है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। ए, ओ को संयुक्त स्वर कहा जाता है क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होते बल्कि दो भिन्न स्वरों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। अब क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ए आ, बी ई, सी ओ या डी ऊ? ऑप्शन सी, ओ। राइट। अ और ई के मिलने से कौन सा स्वर बनता है? ए, बी ए, सी ओ या डी ओ? ऑप्शन बी, ए। एकदम सही। तो ये चारों संयुक्त स्वर और उनका निर्माण सूत्र पक्का याद कर लें। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, देखते हैं। टाइटल है व्यंजन, अर्थ और संरचना। दाएं तरफ कीबोर्ड के बटन जैसे ब्लॉक हैं जहां आधा क और अ जुड़कर क बनते हुए दिखाया गया है। कीबोर्ड वाला विजुअल। तो व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इनकी मूल संख्या 33 है। राइट। निर्माण प्रक्रिया है मूल व्यंजन यानी हलंत वाला अक्षर प्लस स्वर, जैसे आधा क प्लस अ बराबर क। बिना स्वर के व्यंजन कैसा होता है? नियम के अनुसार बिना स्वर के व्यंजन अपूर्ण यानी आधा होता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, कोई भी शुद्ध व्यंजन बिना स्वर की मदद के नहीं बोला जा सकता। जब तक अ नहीं जुड़ता, व्यंजन के नीचे हलंत लगा रहता है। अब क्वेश्चन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं कहलाते हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवा या डी अंतस्थ? बी व्यंजन। सही। क वर्ण का शुद्ध रूप यानी स्वर रहित रूप क्या होगा? ए कह, बी कन, सी आधा क हलंत के साथ या डी का? ऑप्शन सी, आधा क हलंत वाला। बिल्कुल सही। हलंत और 33 व्यंजनों की संख्या को एकदम याद रखना है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। टाइटल है स्पर्श व्यंजन एक दृष्टि। एक 5x5 का टेबल है जिसमें क, च, ट, त, प वर्ग लिखे हैं और उनके पहले अक्षर हाइलाइटेड हैं। हाँ, ये टेबल काफी बड़ा है। ये मुख के विभिन्न भागों के स्पर्श से उच्चारित होते हैं। कुल संख्या 25 है। ओके। 5 वर्ग हैं क, च, ट, त, प। याद रखने की ट्रिक कचता तप है और उच्चारण का क्रम गले से शुरू होकर होंठों तक यानी अंदर से बाहर की तरफ जाता है। इन वर्गों को याद रखने की ट्रिक क्या है? स्लाइड में दी गई ट्रिक कचटा तप है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, हर वर्ग में 5 अक्षर, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 11, बी 33, सी 25 या डी 52? ऑप्शन सी, 25। करेक्ट। स्पर्श व्यंजनों के वर्गों को याद रखने की ट्रिक क्या है? ए यरलव, बी शशसह, सी क च ट तप या डी क्ष त्र ज्ञ? ऑप्शन सी, क च ट तप। सही जवाब। तो बस कचट तप और 25 का नंबर एग्जाम के लिए पक्का कर लें। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखते हैं। टाइटल है कंठ्य और तालव्य व्यंजन। यहाँ एक चेहरे का एनाटॉमी डायग्राम है जिसमें गले को क वर्ग और तालू को च वर्ग से मार्क किया गया है। अच्छा, तो ये गले और मुंह के अंदर का हिस्सा है? हाँ, कंठ्य व्यंजन यानी क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ गले से उच्चारित होते हैं। राइट। और तालव्य व्यंजन यानी च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ तालु यानी गले के ठीक ऊपर के हिस्से से उच्चारित होते हैं। तालव्य की प्रक्रिया में जीभ ऊपरी तालु को स्पर्श करती है। जव के उच्चारण में जीभ कहाँ स्पर्श करती है? स्लाइड के अनुसार जीभ ऊपरी तालु को स्पर्श करती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। हवा सबसे पहले कंठ से टकराती है क वर्ग में और उसके ठीक बाद तालु पर पहुंचती है च वर्ग में। ये क्रम एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। क्वेश्चन, क वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी कंठ, सी दंत या डी ओष्ठ्य? बी कंठ। सही। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी कंठ्य या डी ओष्ठ्य? ऑप्शन बी, तालव्य। बिल्कुल सही। गले और तालु का ये क्रम याद रखना है।
चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इसका टाइटल है मूर्धन्य और दंत्य व्यंजन। चेहरे के एनाटॉमी डायग्राम में कठोर तालु को ट वर्ग यानी मूर्धा और दांतों को त वर्ग यानी दंत से दिखाया गया है। ये तालु से थोड़ा और आगे का हिस्सा है। राइट। मूर्धन्य व्यंजन जो ट वर्ग है, ट ठ ड ढ ड, ये मूर्धा यानी कठोर तालु से उच्चारित होते हैं। इसमें जीभ उल्टी होकर झटके से गिरती है। अच्छा। और दंते व्यंजन जो त वर्ग है, त थ द ध न, ये दांतों के स्पर्श से उच्चारित होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन में जीभ की स्थिति कैसी होती है? प्रक्रिया के अनुसार जीभ उल्टी होकर झटके से गिरती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, बिना दांतों की सहायता के त वर्ग का उच्चारण संभव ही नहीं है। जीभ को दांत से टकराना ही पड़ता है। चलो क्वेश्चन, ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? ए दंत, बी मूर्धा, सी कंठ या डी तालु? ऑप्शन बी मूर्धा। करेक्ट। इनमें से दंत्य वर्ण कौन सा है? ए प, बी द, सी च या डी श? बी द। बिल्कुल सही। तो मूर्धा और दांत के संपर्क को अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। टाइटल है ओष्ठ्य और अंतस्थ व्यंजन। डायग्राम में होठ यानी प वर्ग दिखाए गए हैं और एक चेहरे का चित्र है जिसमें हवा गले से सीधे होठों के बीच से बाहर आ रही है, जिसे अंतस्थ लिखा है। ओके, होठों वाला विजुअल। तो ओष्ठ्य व्यंजन जो प वर्ग है, प, फ, ब, भ, म, ये दोनों होठों के टकराने से उच्चारित होते हैं। राइट। और अंतस्थ व्यंजन जो 4 वर्ण है, य, र, ल, व, ये बिना घर्षण के सीधे अंदर से निकलते हैं। इनकी विशेषता है कि ये स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति में होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के 4 वर्ण कौन कौन से हैं? स्लाइड में लिखे हैं य, र, ल, व। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। उच्चारण स्थान का क्रम होठों पर समाप्त होता है और वहीं अंतस्थ वर्ण मुख में कहीं भी पूरी तरह नहीं टकराते। क्वेश्चन, होठों के प्रयोग के बिना कौन सा वर्ण नहीं बोला जा सकता? ए क, बी च, सी फ या डी ट? ऑप्शन सी फ। सही जवाब। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए श, बी य, सी त्र या डी भ? बी य। एकदम सही। ओष्ठ्य के होठों के स्पर्श और अंतस्थ के बिना घर्षण वाले नेचर को अच्छे से याद रखना है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। इसका टाइटल है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। डायग्राम में एक चेहरे से लाल रंग की गर्म हवा या आग जैसी तरंगे बाहर निकलती हुई दिख रही हैं। अच्छा, मतलब इसमें हीट इन्वॉल्व है। हाँ, ऊष्म व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण में गर्म हवा बाहर निकले। इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। ओके। इनकी विशेषता ये है कि वायु मुख में घर्षण यानी रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है। इनका अन्य नाम संघर्षी व्यंजन भी है। इन व्यंजनों का अन्य नाम क्या है? स्लाइड में दिया है कि इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। इन्हें संघर्षी व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राण वायु को बाहर निकलने के लिए मुख के अंगों से संघर्ष करना पड़ता है। क्वेश्चन, इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ए ल, बी स, सी व या डी ज्ञ? ऑप्शन बी स। करेक्ट। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कैसी वायु निकलती है? ए ठंडी वायु, बी गर्म वायु, सी बिना वायु के या डी सामान्य वायु? बी गर्म वायु। बिल्कुल सही। तो ऊष्मा और रगड़ वाले इन 4 वर्णों को हमेशा याद रखना है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। प्लस SH जुड़कर KSH यानी क्ष बनते हुए दिखाया गया है, जिस पर एक गोल्ड बैज लगा है। हाँ, इंग्लिश स्पेलिंग वाला बॉक्स। राइट। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण है। इनकी संख्या भी 4 है। निर्माण कुछ ऐसे होता है। क्ष बनता है आधा क और श से, त्र बनता है आधा त और र से, अच्छा। ज्ञ बनता है आधा ज और ञ से, और श्र बनता है आधा श और र से। त्र किन 2 व्यंजनों से मिलकर बना है? स्लाइड में सूत्र है आधा त और र। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ,
संयुक्त व्यंजनों में पहला अक्षर हमेशा आधा यानी हलंत युक्त होता है। अंग्रेजी की स्पेलिंग जैसे TR से इन्हें आसानी से याद किया जा सकता है। क्वेश्चन, क्ष वर्ण किन दो व्यंजनों के मेल से बना है? A क और च, B आधा क और श, C आधा क और स, या D च और छ? ऑप्शन बी, आधा क और श। सही। त्र का निर्माण किससे होता है? A आधा त और र, B आधा थ और र, C आधा ट और र, या D त और री? ए, आधा त और र। बिल्कुल सही। पहले अक्षर के आधे होने वाले नियम को एग्जाम के लिए एकदम पक्का कर लें। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। टाइटल है अघोष और सघोष। ग्राफिक्स में बॉक्स 1 और 2 के आगे एक सीधी लाइन है जहां नो वाइब्रेशन लिखा है, और बॉक्स 3, 4, 5 के आगे वेव वाली लाइन है जहां वाइब्रेशन लिखा है। तो ये गूंज की बात हो रही है। बिल्कुल। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज। अघोष में कंपन नहीं होता। इसकी ट्रिक है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क और ख। राइट। सघोष में कंपन होता है। इसकी ट्रिक है वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, जैसे ग, घ, ङ। सघोष वर्णों को याद रखने की ट्रिक क्या है? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। परीक्षा के लिए सीधा सूत्र याद रखें। अघोष मतलब 1, 2 और सघोष मतलब 3, 4, 5। ये नंबरिंग सिस्टम डायरेक्ट सवाल सॉल्व करवाता है। क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? A सघोष, B अघोष, C महाप्राण या D अंतस्थ? बी, अघोष। करेक्ट। ग, घ, ङ किस प्रकार के व्यंजन हैं? A अघोष, B ऊष्म, C सघोष या D अयोगवाह? ऑप्शन सी, सघोष। बिल्कुल सही। तो बस 1, 2 और 3, 4, 5 वाला गणितीय नियम समराइज कर लो। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखते हैं। टाइटल है अल्प प्राण और महाप्राण। बॉक्स 1, 3, 5 से हल्की हवा निकल रही है और बॉक्स 2, 4 से बहुत तेज हवा का बड़ा झोंका निकलती दिख रही है। अच्छा, यहाँ प्राण का मतलब हवा है। हाँ, प्राण का अर्थ मुख से निकलने वाली वायु है। अल्प प्राण में कम वायु निकलती है। ट्रिक है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क, ग, ङ। ओके। और महाप्राण में अधिक वायु निकलती है। इसमें ह की ध्वनि आती है। ट्रिक है वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे ख, घ। महाप्राण वर्णों को बोलते समय किस अक्षर की ध्वनि महसूस होती है? स्लाइड में लिखा है कि महाप्राण में ह की ध्वनि महसूस होती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। गणितीय रूप से याद रखें, अल्प प्राण मतलब विषम अंक यानी ऑड नंबर्स 1, 3, 5, और महाप्राण मतलब सम अंक यानी इवन नंबर्स 2, 4। क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? A अल्प प्राण, B महाप्राण, C अघोष या D सघोष? ऑप्शन बी, महाप्राण। सही। क और ग किस प्रकार के वर्ण हैं? A अल्प प्राण, B महाप्राण, C ऊष्म या D संयुक्त? ए, अल्प प्राण। एकदम करेक्ट। तो विषम अंक अल्प और सम अंक महा वाली ट्रिक को अच्छे से दोहरा लेना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसका टाइटल है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। एक तुलनात्मक बॉक्स है। एक तरफ ड और ढ है, डमरू और ढक्कन के साथ, और दूसरी तरफ ड़ और ड़ है, सड़क और पढ़ाई के साथ, जिस पर हरे रंग का सही का निशान है। अच्छा, बिंदी वाला फर्क है इसमें। हाँ, उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है। इनकी कुल संख्या 2 है, ड और ढ। राइट। अंतर यह है कि ये मूल ड और ढ से भिन्न है क्योंकि इनके नीचे बिंदी होती है। सही प्रयोग के उदाहरण है सड़क और पढ़ाई। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं और कौन से हैं? इनकी संख्या 2 है और ये है ड़ और ढ। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ड़ और ढ का प्रयोग कभी भी किसी शब्द की शुरुआत में नहीं होता। जैसे डमरू सही है, लेकिन डमरू गलत है। स्पेलिंग करेक्शन में ये बहुत काम आता है। क्वेश्चन,
इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? ए क्ष त्र, बी ड़ ढ, सी य र या डी श स? ऑप्शन बी ड़ और ढ। करेक्ट। पढ़ाई शब्द में किस व्यंजन का प्रयोग हुआ है? ए ढ, बी ढ़ द्विगुण वाला, सी ड या डी ध? बी र द्विगुण वाला। बिल्कुल सही। शब्द की शुरुआत में इनका प्रयोग न होने वाले नियम पर खास जोर देना है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। टाइटल है निष्कर्ष 52 वर्णों का संपूर्ण विभाजन। एक कलरफुल डोनट चार्ट बना है जिसके बीच में 52 लिखा है और चारों तरफ 11, 25, 4, 4, 4, 2, 2 के हिस्से बटे हुए हैं। ये फाइनल ब्रेकडाउन है। हाँ, पूरा ब्रेकडाउन कुछ ऐसा है। 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 उत्क्षिप्त और 2 अयोगवाह। इस चार्ट में अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी कितनी दी गई है? स्लाइड में स्पष्ट है कि 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। इस प्रकार 11 + 25 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 बराबर 52 कुल वर्णों के साथ हिंदी वर्णमाला पूर्ण होती है। यह चार्ट परीक्षा से पूर्व क्विक रिवीजन के लिए सर्वोत्तम है। चलो फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? सी 4। राइट। स्वर, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म मिलाकर वर्णमाला में कुल कितने मूल वर्ण माने गए हैं? ए 52, बी 44, सी 33 या डी 48? ऑप्शन बी 44। बिल्कुल सही जवाब। तो ये 52 वर्णों का गणित एकदम दिमाग में सेट कर लें, एग्जाम में यहीं से सवाल फंसते हैं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने हिंदी वर्णमाला के सभी 52 वर्णों और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों को पूरा कवर कर लिया है। इन सभी ट्रिक्स और फैक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।